अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक, तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं। चाय एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी का जन्म हुआ हो, किसी का बर्थडे मनाना हो, किसी को कोई टेंशन हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, हर जगह में चाय बहुत महत्वपूर्ण है। और यही चाय अब भारत बन चुका है दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर निर्यातक देश। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं चाय की, जो आप सभी की सबसे पसंदीदा है और एक भारतीय होने के नाते आपको इसके बारे में पर्याप्त जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो चालू करते हैं। यही चर्चा का विषय है कि अब हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत अब बन चुका है दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर देश, वो भी चाय का। अब हमने किसे पछाड़ दिया है? तो हमने श्रीलंका को पछाड़कर हमने अब दूसरे स्थान को अचीव कर लिया है। तो चलते हैं, यही काम है कि हमने क्या किया है। तो श्रीलंका को पछाड़कर हमने दुनिया में दूसरे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में इंडिया सामने आया है। ये जो डेटा है, ये डेटा 2024 का है, जिसमें हम 254 मिलियन किलोग्राम तक हमारा एक्सपोर्ट पहुंच चुका। और ये जो है हमारे 10 सालों के पुराने इतिहास में सबसे टॉप लेवल पर दिखाई देता है। इसके अलावा केन्या 2024 में टॉप नंबर पर रहा है। तो केन्या नंबर 1 नंबर पे है, नंबर 2 पे हम आते हैं। इस केन्या की स्थिति यदि देखें तो 500 मिलियन किलोग्राम तक दिखाई देती है। अब हम चलते हैं भारत में चाय उद्योग का लक्ष्य यदि हम देखें तो 2030 तक इसे 300 मिलियन किलोग्राम तक इसे पहुंचाना है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यदि निर्यात मूल्य 2023 की बात करें तो 6,161 करोड़ रुपए की तुलना में ये 15% बढ़कर 2024 में अब ये हो चुका है 7,111 करोड़ रुपए, जो एक बहुत बड़ी राशि हमें दिखाई भी देती है। इसके अलावा भारत 25 से अधिक देशों को अपने देश की चाय को एक्सपोर्ट कर देता है, निर्यात कर देता है। इनमें से प्रमुख देश कौन कौन से? तो इनमें से प्रमुख देश है यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका, यूके जैसे देश हैं, जहां भारत की ही चाय दुनिया भर में पी जाती है। इसके अलावा निर्यात करने में हम प्रमुख रूप से जो चाय को निर्यात करते हैं ये होती है काली चाय, जो कुल निर्यात का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं चाय की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे इसका प्रचार प्रसार होता नजर आता है। तो यदि चाय की खेती या चाय की हम उत्पत्ति की बात करें तो चाय की सबसे पहले उत्पत्ति मानी जाती है कि इसकी उत्पत्ति चीन देश में हुई है। जी हां, चीन देश में हुई है। और माना जाता है कि 2737 ईसा पूर्व चीनी जो सम्राट है, चीन देश के सम्राट है शेन नुंग, इनके द्वारा चाय की खोज की गई थी। ऐसी किंवदंतियां वैसे फेमस नजर आती हैं। यदि जापानी लिटरेचर को देखें तो जापानी कथा के अनुसार जो भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं, बोधि धर्म, उनकी पलकों से चाय के पौधे निकले थे, वो ऐसा मानते हैं। इसके अलावा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में इसे औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यदि चाय का प्रचार प्रसार की यदि हम बात करें तो सबसे पहले व्यावसायिक रूप में खेती करना की शुरुआत मूल रूप से की गई थी। इसे मूलतः जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, मंगोलिया, तिब्बत, मध्य पूर्व एशिया तक इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। यदि 17वीं शताब्दी की बात करें तो यूरोप में चाय का प्रवेश हुआ और मूल रूप से कैसे पहुंचा? तो समुद्री मार्ग से यह पहुंचा था। 19वीं शताब्दी में चीन जो है दुनिया का एकमात्र चाय एक्सपोर्टर देश था। उस समय तक और कोई चाय का निर्यात नहीं कर सकता था। यदि शुरुआती भारत में देखेंगे, भारत में आखिरकार ये चाय कहां से आई, तो भारत में इसका प्रारंभिक इतिहास निकल कर आता है 1774 से 1780 के बीच में, जब वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जॉर्ज बोगल ने चीन के बीज लाया। चीन से इन बीजों को लेकर भारत आए और इससे पर कोई सफलता बेसिकली वैसी कुछ खास नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। फिर 1776 में जो वनस्पति शास्त्री थे सर जोसेफ बैंक्स, इन्होंने भारत में चाय उगाने की सिफारिश की और जब ये सिफारिश की तो काम बहुत अच्छा हुआ। 1780 में रॉबर्ट किड ने चीन से लाए बीजों की खेती का प्रयास लगातार करते रहे और ये प्रयास लगातार जारी भी रहता गया।
स्थानीय चाय की यदि हम बात करें, चाय की खोज कैसे हुई, तो रॉबर्ट ब्रुक्स ने असम में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र वैली में जंगली चाय के पौधों की खोज की। फिर 1838 में असम में पहली बार भारतीय चाय को इंग्लैंड भेजा गया और लंदन में इसकी नीलामी तक की गई। फिर आते हैं कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं, तो 1839 से 74 का ये कार्यकाल दिखता है जब सबसे पहले असम कंपनी की स्थापना की गई। बेसिक इसका उद्देश्य केवल यही था, चाय उगाएं। अन्य कंपनियां जो थी, बंगाल चाय संघ, जॉर्ज विलियमसन, जोरहट टी कंपनी इत्यादि बहुत सारी अन्य कंपनियां भी इसमें काम करती थी। इसके अलावा 1863 की बात करें तो कुमाऊं रीजन, देहरादून, गढ़वाल, कांगड़ा वैली और कुल्लू में भी अनेक बागानों की इसमें स्थापना कर दी गई और बहुत सारे बागान समय के साथ दार्जिलिंग में भी स्थापित हुए। अब बात करते हैं इस उद्योग की क्या चुनौतियां थी और क्या इसमें कोई समाधान भी किया गया। तो चलते हैं इसी ओर। तो सबसे पहले बात आती है 1881 की 1881 की, जब श्रम कानून, लेबर कानून आया और लेबर कानून के कारण भारतीय चाय संघ की स्थापना की गई। और आगे बढ़े तो 1895 में यह हुआ कि यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया का गठन कर दिया गया और इन्हीं ने इसकी स्थापना पे और विस्तार किया। यदि भारत में चाय उद्योग का विस्तार देखें तो सबसे पहले असम, देन दार्जिलिंग, कांगड़ा, कुमाऊं, देहरादून और दक्षिण भारत में समय के साथ चाय बागानों की स्थापना की गई। 1874 तक दार्जिलिंग में भाई 113 चाय बागान थे जो दुनिया भर में इसे धीरे धीरे फैला रहे थे। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ये जो चाय उद्योग है ये बहुत तेजी से फैला और उसी का परिणाम है कि आज घर घर में यदि आप किसी के घर जाते हैं या आपके घर में कोई आता है तो सबसे पहले यदि कोई चीज पूछी जाती है तो वो यही चाय होती है। और क्या विशेष रहा है, तो 1900 तक भारत में बहुत बड़ी भूमि में चाय की खेती होने लगी थी। अब बात करते हैं समय के साथ 20वीं शताब्दी की ओर चलते हैं। तो 1889 में ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में अधिकांश चाय को क्या किया, इंपोर्ट किया अपने देश में। 2016 तक भारत कुल चाय का 1239 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया था भारत में इसका उत्पादन, और आज भी भारत इसके सबसे बड़े उत्पादकों में एक है जहां की चाय को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब यदि आप चाय लगाना चाहते हैं तो क्या आपके क्षेत्र में चाय की उपयुक्त दशाएं उपस्थित हैं? चलिए बात करते हैं। तो विकास की स्थितियों को देखें तो चाय जो दिखाई देता है ये बेसिकली कैमेलिया जो है प्रजाति है उसका पौधा दिखाई देता है। फिर इसके बाद ये जो है ये पानी के बाद यह दुनिया में सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। यदि पानी को देखें तो सबसे ज्यादा लोग वाटर ड्रिंक ही करते हैं। उसके बाद यदि कोई सबसे ज्यादा पीता है कोई पेय पदार्थ तो वो चाय ही है। और इसके लिए हमें उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जहां पर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 10 डिग्री से नीचे और 35 डिग्री से ऊपर यदि चला जाए तो ये हानिकारक माना जाता है। इसके अलावा 150 से 300 सेंटीमीटर यहां वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और वर्ष भर जो टेम्परेचर है, वर्ष भर जो है समान तरीके से वर्षा भी होनी चाहिए और तापमान भी लगभग समान रहना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो छिद्रपूर्ण, छिद्र वाली, रेत वाली, रेतीली, अम्लीय मिट्टी चल जाएगी पर कैल्शियम रहित होनी चाहिए। जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप में बहे, इस पे काम होना चाहिए। भारत यदि बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, पर इस समय आप देखें तो अफ्रीका का देश नंबर 1 नजर आता है। दुनिया में चाय उत्पादन का 30% हम क्या करते हैं, हम खुद उपभोग कर लेते हैं। जितना भी उगाते हैं उसका 30% खुद उपभोग करते हैं। और भारत विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी देश है। याद रखिएगा, भारत चीन का चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बनाते भी हैं और खुद ही खा जाते, जैसे शक्कर के बारे में था। श्रीलंका को पीछे करते हुए हम दुनिया के दूसरे बड़े चाय एक्सपोर्टर देश, उत्पादक देश नहीं, एक्सपोर्टर, निर्यात करने वाले देश हम बन चुके हैं। इसके अलावा भारत में कुल चाय उत्पादन में असम अकेले का योगदान 55% है, जिसे बागान को असम बागान या इसे कछार के नाम से जाना जाता है। कछार माने जहां चाय उत्पादित होती है। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत में आखिरकार चाय उत्पादक रीजन कौन कौन से हैं, आखिरकार वो चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर हमारे लिए चाय का उत्पादन किया जाता है।
तो ये क्षेत्र हमें कहां दिखाई देते हैं? उत्तर भारत में देखेंगे तो हिमाचल और यूपी में दिखाई देते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में देखेंगे तो असम में और वेस्ट बंगाल में दिखते हैं। दक्षिण भारत चले जाएं तो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में इसकी पर्याप्त खेती दिखाई देती है। तो एक्सप्लोर करते हैं इस चाय के आयाम को, असम चाय उद्योग को। सबसे पहले चलते हैं असम में। तो असम चाय की बात करें तो ये गहरी है ना, एम्फर रंग की दिखाई देती है। आप देखिएगा बहुत अच्छे रंग की दिखाई देती है। इसके लिए यहां पर लाल दोमट, लैटेराइट और जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता है। यहां की जलवायु गर्म और आर्द्र है और साल भर वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। बेसिकली मार्च से सितंबर के बीच में ज्यादा वर्षा होती है। और इसे उगाने के लिए ब्रह्मपुत्र वैली, कछार की पहाड़ियां और बराक वैली बहुत फेमस है। यदि सन की बात करें, बेसिकली सन की यदि बात करें तो 1823 में रॉबर्ट ब्रुस ने सबसे पहले अपर ब्रह्मपुत्र वैली, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में यहां पर जंगली चाय को उगाया था, जो जंगली चाय होती है। असम ऑर्थोडॉक्स चाय को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग भी मिला हुआ है। किसे मिला है? असम ऑर्थोडॉक्स को यह मिला हुआ है। इसके अलावा असम को बिना बराबरी वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम को बिना बराबरी वाला कहा जाता है क्योंकि इसकी चाय की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसके अलावा कहीं नहीं है, क्योंकि भाई अकेले 55% इसका योगदान दिखाई देता है। भारत में चाय का जो अनुसंधान केंद्र है, यह भी टोकलाई जोरहट असम में ही स्थापित किया गया था 1911 में। प्रमुख रूप से यदि असम की बात करें तो यहां पर डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, उदलगुड़ी और सोनीतपुर और नागांव में इसकी उत्पादन होता है। बेसिकली चाय की बात करें तो कुल चाय बागानों का 1/4 भाग चाय की खेती के अंतर्गत आता है। इसकी जो सबसे महीन और जो सबसे नर्म पत्तियां होती केवल वही इसमें काम आती है। पुरानी पत्तियों का उपयोग बिल्कुल भी इसमें नहीं किया जाता है। असम के बाद चलते हैं अब आगे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग रीजन में। तो दार्जिलिंग चाय की क्या विशेषता है? तो दार्जिलिंग की यदि बात करें तो यहां की चाय का रंग सुनहरा और एम्फर, और स्वाद में ये कैसे लगती है? मस्कटेल दिखाई देती है, अर्थात अंगूर जैसा स्वाद इसमें दिखाई देता है। और जो ये दार्जिलिंग की चाय होती है, ये दुनिया में और कहीं नहीं उग सकती। यदि उगेगी तो केवल दार्जिलिंग में उगती है और आमतौर पर यह दूध और चीनी के साथ पी जाती है, जैसे आप पीते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग की चाय दुनिया में सबसे महंगी होती है। अमीरों के घर की यह पहली पहचान होती है। अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं ना, वही। यस, 1841 में डॉक्टर ए कैंपबेल ने पहली बार दार्जिलिंग में चाय के बीजों को उगाया था और जो उन्हें सफलता मिली उसी का परिणाम है कि आज अमीरों के घर की यह पहली पहचान दार्जिलिंग की चाय दिखाई देती है। इसका उत्पादन 20 मिलियन किलोग्राम भारत की कुल चाय का मात्र 1% है, पर बहुत महंगी होती है, इसलिए कुछ ही लोग इसका उपयोग करते नजर आते हैं। इन चाय बागानों में प्रमुख रूप से मैरीबोग, गिंग, तुमसोंग, चामोंग, लिंगिया, सुरमा या सुंगमा और नागरी प्रमुख दिखाई देते हैं। और दार्जिलिंग की चाय को क्या कहा जाता है? चाय की शैंपेन कहा जाता है। चाय की शैंपेन के रूप में लोग देखते हैं। अमीरों की पहली पहचान ये दिखाई देती है। और दार्जिलिंग की चाय को भी जीआई टैग मिला है। 1990 में भारत में पंजीकृत होने वाला पहला उत्पाद भी यही था, जिसका नाम था दार्जिलिंग चाय। इसके अलावा 2011 में दार्जिलिंग पीजीआई के रूप में भी इसे मान्यता मिल गई थी। तो ये चीजें दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हैंड बैग्ड जो दिखाई देते हैं डुआर्स चाय। दून और दुआर का नाम आपने तो सुना है, वही वाली डुआर्स चाय के बारे में बात करते हैं। डुआर्स और दुआर, दुआर माने दून और दुआर, निचला भाग जो हिमालय का है, और तराई के रीजन में भी चाय का पर्याप्त विकास दिखाई देता है। इसके बारे में यदि हम देखें तो 1874 तक, 1874 तक अकेले दार्जिलिंग में ही 113 चाय के बागान दिखाई देते हैं। इन बागान मालिकों ने तराई क्षेत्र में चाय को उगाने के लिए इन्हें प्रेरित किया और लगातार इन्होंने इसे उगाया भी। और 1862 आते आते जो जेम्स व्हाइट है, इन्होंने चंपता पहला तराई बागान स्थापित किया जो हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में लोकेट होता था। बाद में ये चाय बागान बहुत दूर तक डुआर्स क्षेत्र तक, दून और दुआर क्षेत्र तक फैलते गए। डुआर क्षेत्र बेसिकली कहां है? तो दार्जिलिंग और सिक्किम के हिल स्टेशनों में भी ये प्रवेश द्वार माने जाते हैं। जो पहाड़ों का निचला भाग है वहां तक इन्हें उगाया जाने लगा। और इसमें यदि सबसे पहली बार करें तो गजल डुबी देश का पहला दुआर क्षेत्र था, दुआर क्षेत्र था जो 1876 में स्थापित हुआ था।
अगले ही साल 1877 में अंग्रेजों ने डुआर्स क्षेत्र में चाय बागानों का एक संघ बना दिया और यहां से चाय बागान डुआर्स चाय के नाम से जानी जाने लगी। और डुआर्स चाय को दरवाजों से लिया गया। जी हां, डुआर्स माने क्या होता है? दरवाजों से लिया गया, चूंकि भारत और भूटान का यह प्रवेश द्वार माने जाते हैं। दून माने पश्चिम के ऊंचे भाग और डुआर्स माने निचले भागों से इसे जाना जाता है। ये भारत की कुल चाय का 25% से अधिक होते हैं। इसके अलावा डुआर्स चाय जो सीटीसी है, इसे चाय के रूप में उपभोक्ताओं के लिए इसे उपलब्ध कराया जाता है, जो आमतौर पर सस्ते रूप में दिखाई भी देती है। अब इतनी सारी चाय की बात हो गई हो और यदि हम कांगड़ा चाय की बात ना करें, ये तो अधूरा रह जाएगा। तो कांगड़ा चाय की बात करते हैं भाई। कुल्लू और कांगड़ा की यदि बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में ये लोकेट होती है, तो मंडी और कांगड़ा क्षेत्र में दिखाई देती है। कांगड़ा चाय की जो पत्तियां होती हैं, ये बेसिकली पतली और संकरी होती है, जिसमें ये कई टहनियों तक उग जाती है। और हाल ही में हिमाचल की जो ये कांगड़ा चाय है, इसे यूरोपियन यूनियन द्वारा जीआई टैग दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। और कांगड़ा को, जो कोल्लू कांगड़ा है, ये कांगड़ाओं को क्या कहा जाता है? ईश्वर देवताओं की घाटी कहा जाता है। और यही कारण है कि इसका स्वाद बहुत विशेष होता है। साल 1849 की बात है। डॉक्टर जेमसन ने कांगड़ा वैली में चाय की खेती की संभावना का सर्वेक्षण किया था और जब उन्होंने सर्वेक्षण किया तो यह बहुत सफल रहा। और यही कारण है कि धौलागिरी पर्वत की ढलानों में 1849 से इसकी लगातार खेती आज तक की जा रही है। इसमें प्रजातियों की बात करें तो कैमेलिया साइनेसिस नाम की पत्तियां और कलियों और कोमल बिल्कुल तनों का उपयोग किया जाता है, जिससे चाय बनाई जाती है। ये चाय डार्क रंग की होती है, पीने में मीठी होती है। हरी चाय एक वुडी सुगंध देती हुई नजर आती है। अलग अलग रंग की चाय अलग अलग दिखाई देती हैं। कांगड़ा चाय को 2005 में ही जीआई टैग भी दिया गया है। पेरिस समझौते के तहत औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण का इसे हिस्सा माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण ये मानी जाती है। उत्तर भारत की बात हो गई तो दक्षिण भारत भी तो जाना होगा। और यदि दक्षिण भारत जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने निकल कर आती है नीलगिरी चाय। नीलगिरी द टेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया में उगने वाले नीलगिरी पर्वत में चाय है, इसे नीलगिरी चाय कहते हैं। और ये बहुत विशिष्ट होती है। चूंकि इस नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है नीलगिरी चाय। इसका इलाका 12 साल में एक बार खिलने वाले नीले कुरंजी या नील कुरंजी फूल के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है, जो लगभग 12 साल में एक ही बार खिलता है। यहाँ की जलवायु बिल्कुल शानदार है। इसकी चाय की खुशबू और स्वाद बहुत ही अच्छी होती है, जिसके लिए से इस चाय का बहुत डिमांड भी देखी जा सकती है। 1853 में केटी वैली में पहली बार यहां पर प्रायोगिक रूप से डेमो के रूप में चाय को उगाया गया था। और समय के साथ 1869 से ग्लेनमॉर्ग ऑस्टेड ने दक्षिण भारत में ग्रीन टी उत्पादन करने वाला पहला बाग स्थापित किया था। और नीलगिरी अकेले की बात करें तो यह देश के चाय उत्पादन का 10% हिस्सा रखता है, जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। इसके अलावा नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स चाय, नीलगिरी जो ऑर्थोडॉक्स चाय है, इसे हाल ही में जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया गया है। और नीलगिरी चाय में थोड़ा फल, थोड़े पुदीने का भी स्वाद आता हुआ नजर आता है। तो यदि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो ये जरूर जानकारी रखिए कि जो आप चाय पी रहे हैं वो आखिरकार कहां की चाय पी रहे हैं। तो अन्नामलाई चाय की बात करते हैं। अन्नामलाई, दक्षिण भारत में अन्नामलाई की बात करते हैं तो अन्नामलाई के रीजन में लगभग 12,000 हेक्टेयर का रीजन चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर चाय अनुसंधान फाउंडेशन भी स्थापित किया गया है। कादर जनजाति, जी हां, यहां की जो ट्राइब है कादर जनजाति, यहां पर बेसिकली निवास करती है और इन बागान मालिकों के लिए मुख्य रूप से काम करती है, जो चाय को तोड़ती है। इस क्षेत्र में पहली बार 1854 में 1845 में यहां पहले कॉफी की खेती की गई थी और कॉफी के बाद ही यहां पर काम किया गया। अब चूंकि कादर जनजाति की बात आई है तो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है कादर जनजाति। तो कादर जनजाति की बात करें तो केरल में कोचीन और तमिलनाडु में कोयंबटूर के बीच में पहाड़ों पर निवास करने वाली केरल की प्रमुख जनजाति इसे माना जाता है। और केरल की आबादी का यह लगभग 5% है। पारंपरिक रूप से ये निवासी हैं और ये बेसिकली वन के उपज पर ही डिपेंड होते हैं।
अर्थात वन में जो भी मिलता है वन संग्रहण उस पर ही काम करते हैं। व्यापार के लिए क्या करते हैं, तो ये शहद है, मोम है, साबूदाना, इलायची, अदरक है, इनको इकट्ठा करते हैं और इन्हीं का व्यापार करते हैं। और यदि बात करें संसाधनों की, तो ये शहद है, जलाऊ लकड़ी है, राल है, जड़ी बूटियां हैं, इनको प्राथमिकता से इसका काम करते हैं और चाय बागानों में पत्ती तोड़ते हुए नजर आते हैं। अब जब चाय की इतनी सारी बात हुई है तो चाय से संबंधित बोर्ड और संस्थानों के बारे में भी तो बात करनी होगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है भारतीय चाय संघ। तो भारतीय चाय संघ की यदि बात करें, ITA की बात करें, इंडियन टी एसोसिएशन की बात करें, तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी, 1881 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख चाय उत्पादक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। और इंडियन टी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कोलकाता में दिखता है। कुछ अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में बिन्नागुरी और बेंगडुगी क्षेत्र में दार्जिलिंग में। असम में बात करें तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, सिलचर में। CCPA चाय बागानों का जो सलाहकार कमेटी है, ये भी इसका सेक्रेटरीट के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए क्या बनाता है, पॉलिसी बनाता है। इसके अलावा कार्यवाही भी शुरू करता है और इसमें इसकी भूमिका, और यही रीजन है कि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में चाय उत्पादित हुई है और यदि हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाए हैं तो इसमें इस भारतीय चाय संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा चाय बोर्ड है, ये सरकार और अन्य निकायों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी, संपर्क भी बनाकर रखता है। और असम और वेस्ट बंगाल में इसकी अनेक ब्रांचेस, अनेक शाखाएं काम करती हैं। वर्तमान में इसमें 400 से अधिक सदस्य बागान के रूप में हैं, जो कुल चाय उत्पादन का 60% से अधिक उत्पादित करते हुए नजर आते हैं। चाय बोर्ड की बात करें तो चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अंतर्गत की गई थी। ये चाय बोर्ड क्या करते हैं, चाय की उत्पत्ति जो 1903 में हुई थी, ये धीरे धीरे चाय के ऊपर काम करते हैं। कोलकाता इनका मुख्यालय है। इसके अलावा इसमें 23 और अन्य कार्यालय काम करते हैं। चाय बोर्ड का केवल एक ही कार्यालय है जो वर्ल्ड में मॉस्को में दिखाई देता है। विश्व में यदि देखें तो मॉस्को में इन्होंने अपने कार्यालय की स्थापना की है। इसके अलावा बोर्ड का प्रत्येक 3 वर्ष में क्या किया जाता है, पुनर्गठन भी किया जाता है। करते क्या है, तकनीकी सहायता देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, गुणवत्ता में क्वालिटी पे काम करते हैं, निर्यात, एक्सपोर्ट और ब्रांडिंग पर भी काम करते हुए नजर आते हैं। अब और आगे चलते हैं, चाय विकास और संवर्धन योजना। ये योजना भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ ही लेते हैं जब पढ़ रहे हैं। तो यह योजना बेसिकली 21 से 26 की अवधि के लिए भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नवंबर 2021 में प्रारंभ की गई थी और इसका मेन टारगेट ये है कि कैसे करके चाय की उत्पादकता को बढ़ाएं और उसकी क्वालिटी को, जो आप पीते हैं, गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा नई मिनी चाय इकाइयों की स्थापना इन्हें करनी है, कैसे करके इसकी वैल्यू बढ़ाई जाए, पैकेजिंग अच्छी की जाए, इसके लिए काम करना है। छोटे किसानों को अपने अंदर शामिल करना है। नॉर्थ ईस्ट में इनके लिए अलग योजनाएं बनाना इनका काम है। बाजार में संवर्धन करने के लिए इन्होंने अनेक आयाम स्थापित किए हैं। अब ये भी तो जान लें, जो आप चाय पीते हैं, क्या कभी आपने चाय पीते हुए सोचा है अभी तक इतने सालों में कि चाय पीने के फायदे क्या है, आखिरकार चाय पीते क्यों हैं हम? तो भाई चाय पीने के बहुत सारे लाभ हैं। इन चाय के लाभों में यदि हम पहला लाभ देखें तो यही है कि ये भाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैसा होता है ये? एंटीऑक्सीडेंट होता है और अनेक हानिकारक तत्वों को हटाने में सहायता देता है। पाचन में हर्बल हो सकता है, अच्छा अदरक होती है, हर्बल होता है, ये अपच है जो हमारे पेट में जो विकार है उन्हें समाप्त करता है। इसके अलावा हार्ट को सही रखने में ग्रीन और ब्लैक टी जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती रहती है। वजन, आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसे सही करने में सहायता देता है। मधुमेह, डायबिटीज को नियंत्रित करता है। ग्रीन टी यदि आप पिएंगे तो शर्करा को ये नियंत्रित रखता है। इम्यून, आपकी अदरक जो होता है, अदरक होती है, लौंग होती है, ये क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को संक्रमण से बचाती है। सिर दर्द से राहत, आपने देखा होगा कि जब आपको सिर दर्द होता है, चाय पी लेते हैं तो चूंकि इसमें कैफीन होता है, कैफीन के कारण, काली मिर्च है, कैफीन है, जब इसमें डाल दिया जाता है तो आपका सिर दर्द समाप्त हो जाता है। त्वचा, यदि काली चाय आप पी रहे हैं तो ये आपकी झुर्रियों को और आपको संक्रमण से बचाता हुआ नजर आता है। इतनी सारी चाय की यदि आप महत्वता को देख रहे हैं तो भाई चाय का डे भी जरूर मनाइएगा, जो 21 मई को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय चाय डे।
इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो यह डे मनाया जाता है 21 मई को, और इसकी शुरुआत 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देश जैसे भारत, श्रीलंका, नेपाल में इसे मनाया जाता था। पर पहला अंतरराष्ट्रीय जो चाय डे है ये 2005 में दिल्ली में मनाया गया था और दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि FAO ने क्या किया, विश्व स्तर पर इसे मनाने का प्रस्ताव रखा और 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित कर दिया कि भैया 21 मई ही वो दिन होगा जब दुनिया भर में चाय के प्रमोटर, चाय को पीने वाले इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएंगे। और विकासशील देशों में लाखों लोगों के लिए ये आजीविका का स्रोत भी होता है। तो यदि आप चाय पीते हैं तो आपको कमेंट करके मुझे आज बताना है कि जो आप चाय पीते हैं आखिरकार आपकी चाय इन्हें सारे जगह में से कहां से आती है। और यही आज का मूल पॉइंट है। तो आज का अंत यही करते हैं और ऐसे ही तात्कालिक आपके लिए रोचक जानकारी से युक्त इन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने MPPSC उत्कर्ष यूट्यूब चैनल से। जय हिंद। अब आपका परिवार यानी कि MPPSC उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100K सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है MPPSC के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक। तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं।